नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। आज बहुत खबरें हैं, गाजा की खबर है, भारत की खबरें हैं और क्या हो रहा है राजस्थान में कुछ समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी अध्यक्ष और वसुंधरा के बीच 1 घंटे से बैठक जारी है। वसुंधरा के साथ उनके बेटे दुष्यंत भी मीटिंग में मौजूद। सीएम पद के दावेदार गजेंद्र शेखावत और बालानाथ अमित शाह से मिले। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मिले योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह से भी योगी की मुलाकात। 3 राज्यों में सीएम पद को लेकर जारी गहमा गहमी के बीच बैठक हुई है। एक और बड़ी खबर, नवाब मलिक पर बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन में तकरार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की अजीत पवार को चिट्ठी। आरोप मुक्त होने पर ही नवाब मलिक का गठबंधन में स्वागत है, फडणवीस ने कहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि मुझे आप मोदी जी नहीं सिर्फ मोदी कहकर बुलाइए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम ने कहा जनता इसी नाम से कनेक्ट करती है। एक और बड़ी खबर, तेलंगाना में सीएम पद की शपथ लेते ही एक्शन में रेवंत रेड्डी। गारंटी फाइल पर सीएम रेवंत रेड्डी ने किया हस्ताक्षर। शपथ में सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। फिर दानिश अली रमेश बिदूड़ी मामले में प्रिविलेज कमेटी की बैठक हुई है। रमेश बिदूड़ी और दानिश अली ने अपना अपना पक्ष रखा है। बिदूड़ी ने दानिश अली पर की गई टिप्पणी पर खेद जताया। सूत्रों के हवाले से खबर, कैलाश विजयवर्गीय अगली ब्रेकिंग न्यूज का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश में रविवार तक सीएम पद पर सस्पेंस खत्म, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। 3 राज्यों में मोदी मैजिक चला, कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा। एक और बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह को नेतन्याहू की सबसे बड़ी धमकी। हिजबुल्लाह जंग चाहता है तो बेरूत गाजा बन जाएगा, नेतन्याहू ने कहा। दक्षिण लेबनान खान यूनिस में तब्दील हो जाएगा, नेतन्याहू ने कहा। एक और बड़ी खबर, मॉस्को में पुतिन से मिले ईरानी राष्ट्रपति रईसी। आज ही मिडिल ईस्ट के दौरे से लौटे हैं पुतिन। कुछ बड़ा तो पकड़ा है, रूस ईरान के बीच संबंधों को और बढ़ाने पर चर्चा हुई है। इन खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कि आज कर्टन रेजर में हमारी कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। पहली खबर जो हमारे सामने आ रही है वो देखिए अब आप। गाजा में भीषण हमले हो रहे हैं, वेस्ट बैंक में लड़ाई तेज हो गई है। क्या 2 इलाके में मिडिल ईस्ट में महायुद्ध आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? दूसरी खबर, पहली बार कैमरे पर सिनवार का घर दिखा। क्या सिनवार को घेर लिया गया? कल शुक्रवार, क्या गाजा से विस्फोटक समाचार आएगा? एक और बड़ी खबर, पुतिन और मोहम्मद बिन सलमान ने हाथ मिलाया, मीटिंग की है। बाइडेन की टेंशन क्यों बढ़ी है? चौथी खबर, क्या जिनपिंग ने अपने ही पूर्व विदेश मंत्री की हत्या करा दी? सनसनीखेज दावा सुनाएंगे। और 5वीं खबर, थोड़ी देर पहले वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की। क्या सीएम पद के लिए उनके तेवर ढीले पड़ेंगे? इन सभी खबरों के साथ अब आपको कुछ दिखाने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आज के जो हालात हैं वो हालात बड़े तेजी से तब्दील हो रहे हैं। गाजा में 62 दिन युद्ध को हो चुके हैं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अब साउथ गाजा जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो रहा है, खासकर सिनवार या सिनवार। इजराइल हमास युद्ध को आज 62 दिन पूरे हो चुके हैं। TV9 भारतवर्ष 7 अक्टूबर को युद्ध की शुरुआत से अब तक लगातार जंग के मैदान की एक एक तस्वीर, खबर आपको दिखाता रहा है। कल इसी शो में हमने आपको दिखाया था कि आईडीएफ ने दक्षिण गाजा के खान यूनिस में हमास के डिप्टी चीफ याह्या सिनवार को घेर लिया। आज TV9 पहली बार आपको कैमरे पर गाजा के लादेन याह्या सिनवार का घर दिखाने वाला है। सिनवार के घर के आसपास आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन दिखाने वाला है। इस बड़े खुलासे के साथ खान यूनिस की वो जंग दिखाएंगे जहां आईडीएफ ने भीषण एयर स्ट्राइक की है। 24 घंटे में हमास के 150 अंडरग्राउंड टनल्स को बमबारी कर बर्बाद किया है। तीसरी खबर वेस्ट बैंक से होगी, जो अब इजराइल के लिए नया गाजा बन गया। जबालिया, रमल्ला, तुर्काम के इलाके में आईडीएफ और हमास के बीच भीषण जंग चल रही है। कल शुक्रवार है, अल-अक्सा मस्जिद के पास क्या होगा सोचिए। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और वॉर के वो वीडियो जो बता रहे हैं कि कैसे आईडीएफ ने नॉर्थ गाजा से लेकर साउथ गाजा तक विध्वंसक हमलों की जो तेजी है उसको बढ़ा दी। गाजा का कोई इलाका बमबारी से नहीं बचा है। उत्तर से लेकर दक्षिणी गाजा तक विध्वंस का बारूद बरस रहा है। बीते 24 घंटों में आईडीएफ ने नॉर्थ गाजा में हमास की 150 अंडरग्राउंड टनल्स को एयर स्ट्राइक कर तबाह किया है। गाजा से ही हमास के आईडीएफ पर हमले का वीडियो सामने आया है। यहां हमास की अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर से आईडीएफ के व्हीकल को उड़ा दिया। बिल्डिंग से छिपकर हमला किया गया। हमास ने बीते 24 घंटों में आईडीएफ के 23 मिलिट्री व्हीकल नष्ट करने का दावा किया है।
इसके साथ ही यहां आमने सामने की फायरिंग भी हुई। ये तस्वीरें गाजा के शुजाइया इलाके की, जो अंधाधुंध गोलीबारी से गूंज रहा है। यहां आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर अटैक किया तो हमास के लड़ाकों ने फायरिंग कर जवाब दिया। खान यूनिस में आईडीएफ ने अपने कई ब्रिगेड हमास के खिलाफ मैदान में उतार रखे हैं। खान यूनिस से आईडीएफ के डब डिवन यूनिट के ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है, जहां वो हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ रही है। खान यूनिस वॉर का एपिसेंटर बना है। आईडीएफ खान यूनिस से हमास का पूरी तरह खात्मा कर देना चाहती है, इसलिए उसने अपनी 98वीं डिवीजन को भी मैदान में उतार रखा है। इस डिवीजन ने यहां ऑपरेशन करते हुए हमास के वेपन डिपो, ठिकानों और 30 सुरंगों को धुआं कर दिया है। टीवी 9 भारतवर्ष बस दिखाने वाला है पहली बार कैमरे पर गाजा के लादेन याह्या सिनवार का घर। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा, याह्या सिनवार और हमास के बाकी टॉप लीडर्स की तलाश में इजरायली डिफेंस फोर्सेस सेंट्रल खान यूनिस तक पहुंच चुकी है। सेंट्रल खान यूनिस में भीषण ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। 24 घंटे में हमास के कई लड़ाकों के यहां मार गिराने का दावा किया गया है। साथ ही हमास के 12 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। इस बीच आईडीएफ ने ये इन्फेंट्री ब्रिगेड का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे इन्फेंट्री ब्रिगेड के जवान टैंक आर्टिलरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। हमास लड़ाकों और इजरायली आर्मी के जवानों के बीच आमने सामने फायरिंग भी हो रही है। खान यूनिस में आईडीएफ ने अपने ऑपरेशन के दौरान आसमान से कुछ पर्चियां गिराई। दावा किया जा रहा है कि इन पर्चियों पर अरबी भाषा में कुरान की आयत लिखी हुई। पर्चियों पर लिखा है, बाढ़ उन्हें ले गई जिन्होंने अन्याय किया। इजराइल का संकेत साफ है कि जिन्होंने भी 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनका खात्मा तय है। हालांकि खान यूनिस के विनाश के बीच वेस्ट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह इलाका भी आईडीएफ हमास के बीच विध्वंस का नया गढ़ बन चुका है। दुनिया गाजा में जारी बमबारी और विध्वंस देख रही है। वेस्ट बैंक में जारी विनाश की शायद अभी किसी को परवाह नहीं है। ये तस्वीरें वेस्ट बैंक के रामल्ला की है, जहां आईडीएफ और हमास लड़ाकों के बीच भीषण फायरिंग हुई है। रात के अंधेरे में पूरा इलाका गोलियों की गूंज से थर्रा उठा है। यहां हमास और फिलिस्तीन समर्थकों की तरफ से आईडीएफ को कड़ी टक्कर मिल रही है। रामल्ला ही नहीं, वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में विध्वंस की चिंगारी तेजी से सुलग रही है। ये तस्वीरें देखिए जो वेस्ट बैंक के तुलकार में इलाके से आई हैं। यहां फिलिस्तीन संगठन ने आईडीएफ के वाहन को आईईडी धमाका कर उड़ा दिया। जबालिया कैंप इलाके में भी भीषण जंग जारी है। पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गूंज रहा है और सड़कों पर अफरा तफरी का आलम है। यहां आईडीएफ ने हमास समर्थकों पर जबरदस्त अटैक किया है। इस बीच खबर है कि गाजा के जिस अल शिफा अस्पताल पर आईडीएफ ने कब्जा किया था, जिस अस्पताल के नीचे हमास के कमांड सेंटर का दावा कर ऑपरेशन चलाया था, अब उस अस्पताल पर आईडीएफ सैनिकों के निकलते ही हमास के लड़ाकों ने फिर से कब्जा कर लिया है। अब वो खुलासा जिसका आपको इंतजार था। अब तक आप सुन रहे थे कि 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड हमास का डिप्टी चीफ याह्या सिनवार सुरंग में घिर चुका है। आईडीएफ ने उसकी सुरंग का पता लगाया है। आज हम आपको पहली बार दिखाने जा रहे हैं याह्या सिनवार का वो घर जिसका वीडियो जारी कर आईडीएफ ने उसे घेरने का दावा किया है। यानी सिनवार का अंत करीब है। कैमरे पर पहली बार याह्या सिनवार का घर। कैमरे पर पहली बार सिनवार के घर पर आईडीएफ। कैमरे पर पहली बार घर में घिरा याह्या सिनवार। गाजा के लादेन सिनवार पर सबसे बड़ा खुलासा। सात अक्टूबर हमले का मास्टरमाइंड अब मारा जाएगा। सेंट्रल खान यूनिस के इलाके में आईडीएफ के जवान खुले मैदान से होकर आगे बढ़ते हैं।
वीडियो के दूसरे हिस्से में वो खंडहर हुए एक घर की आड़ लेकर फायरिंग करते हैं। अगले हिस्से में सैनिक फायरिंग करते हुए घर के अंदर दाखिल होते हैं। इस दौरान सैनिकों के बीच आपस में कुछ बातचीत होती है। इसके बाद वो घर की छत पर पहुंचते हैं और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। इसके बाद वीडियो में जवानों की तादाद बढ़ती जाती है। कुछ घर पर मोर्चा संभालता है, कुछ बाहर तैनात होते हैं। आईडीएफ के टैंक और जवान पूरे इलाके की घेराबंदी कर देते हैं। कुछ जवान घर की छत पर होते हैं, कुछ गलियों में पोजीशन लेते हैं, कुछ घर की दीवारों से सटकर और कुछ घर के अंदर से ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। इस दौरान बीच बीच में रुक रुक कर फायरिंग की आवाज आती है। इस वीडियो को जारी कर आईडीएफ ने दावा किया है कि खान यूनिस के सेंट्रल इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सिनवार के घर को घेर लिया गया है। इजरायली पीएम ने भी ऐसा ही दावा किया है। नेतन्याहू के साथ आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हैगरी का भी सिनवार पर बड़ा दावा सामने आया है। हैगरी ने कहा है कि सिनवार जमीन के ऊपर नहीं बल्कि अंडरग्राउंड हो चुका है। सिनवार के बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं दे सकता। हमारा काम सिनवार तक पहुंचना और उसे मारना है। आईडीएफ के ऑपरेशन के बीच इस चेहरे को गौर से देख लीजिए, क्योंकि कभी भी खबर आ सकती है कि इजराइल को भयानक जख्म देने वाला सिनवार ढेर कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या सिनवार के खात्मे के साथ हमास का अंत हो जाएगा? क्या सिनवार की मौत के साथ गाजा युद्ध खत्म हो जाएगा? हालांकि खबरें यह भी आ रही हैं कि सिनवार राफा क्रॉसिंग के रास्ते गाजा से भाग चुका है, क्योंकि कुछ दिन पहले गाजा बॉर्डर के मिस्र के सिनाई से सटे इलाके में 5 मस्जिदों को खोला गया ताकि बेघरों को शरण दी जा सके। दावा है कि इन्हीं मस्जिदों के अंदर बनी सुरंग से सिनवार गाजा छोड़कर जा चुका है। गाजा युद्ध में खान यूनिस की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि अब इजरायली एयरफोर्स ने यहां हमास के ठिकाने तबाह करने के लिए घातक बंकर बस्टर स्पाइस 2000 का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये वो बम है जिसका इस्तेमाल इजरायली एयरफोर्स सर्जिकल स्ट्राइक में कर चुकी है। ये वीडियो उसी बम से अटैक का है जब खान यूनिस में इजरायली जेट ने हमास की एक बिल्डिंग पर यह बम ड्रॉप किया और उसे जमींदोज कर दिया। अब इस बम के निशाने पर हमास का बाकी बचा सुरंग का नेटवर्क भी है। बम गिरते ही बिल्डिंग बर्बाद। ये है बंकर बस्टर स्पाइस 2000 बम की बारूदी ताकत। खान यूनिस में इजरायली एयरफोर्स जमकर इसका इस्तेमाल कर रही है। खान यूनिस के हमद रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर इसी बम से हमले किए गए। हमने इस बम के कुछ और वीडियो निकाले हैं ताकि आप समझ सके कि ये बम कितना खतरनाक है। 2000 बम बेहद विध्वंसक माना जाता है। ये बम जहां गिरता है 500 मीटर का इलाका तबाह हो जाता है। ये जमीन के अंदर बेहद नीचे अटैक करता है। जमीन के नीचे मौजूद बंकर ध्वस्त कर देता है। अमेरिका से इजराइल को कई बंकर बस्टर बम मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ही उसे स्पाइस 2000 बम डिलीवर किए हैं। ये एक तरह का गाइडेड बम है जो सटीक हमला करने में सक्षम है। नेविगेशन के लिए ये बम स्वचालित गाइडेंस किट से लैस होता है। किट में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस फिट होता है। इस खूबी के साथ ये अपने टारगेट को पूरी सटीकता के साथ हिट करने की ताकत रखता है। अब आईडीएफ इस बम के जरिए हमास की बाकी बची सुरंगों को तबाह कर रही है। गाजा युद्ध में पत्रकारों के लिए रिपोर्टिंग हर दिन मौत का सामना करने जैसी है। परिवार को छोड़कर वो फ्रंट से पल पल का अपडेट दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उन पर क्या बीत रही है? इस जंग के दौरान गाजा में उनकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है? इस लड़ाई में वो भी बमबारी का शिकार हो रहे हैं। बुधवार को अल जजीरा के रिपोर्टर मोमिन अल शराफी के साथ भी यही हुआ। इजराइल के हमले में उनका परिवार हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गया। खुद पर टूटे इस पहाड़ के बारे में दुनिया को बताते हुए वो रो पड़े। 7 अक्टूबर के बाद से जारी गाजा युद्ध में 16,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें पत्रकार और उनके परिवार भी शामिल हैं। जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर 31 अक्टूबर को हुए हमले में अल जजीरा के पत्रकार मोहम्मद अबू अल उस्मान ने अपने परिवार के 19 लोगों को खो दिया था। 6 दिसंबर को इसी कैंप पर अटैक हुआ जिसमें अल जजीरा के पत्रकार मोमिन के परिवार के 22 लोगों की जान चली गई। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक 6 दिसंबर तक कुल 63 पत्रकार मारे गए। सबसे ज्यादा 56 फिलिस्तीनी पत्रकार हैं। इनके अलावा 4 इजरायली और 3 लेबनानी जर्नलिस्ट शामिल हैं।
इस समय दुनिया में दो जगह भीषण युद्ध हो रहा है। यूक्रेन 2 साल से सुलग रहा है, तो गाजा में 62 दिन से तबाही। इस बीच पुतिन का मिडिल ईस्ट दौरा, उसने वॉशिंगटन की टेंशन बढ़ा दी। बाइडेन ने क्यों कहा कि यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट नेटो होगा? इसके बाद अमेरिका रूस में जंग होगी। ये विस्फोटक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले विश्व युद्ध की घंटी बजाती ये तस्वीरें देखिए आप। गाजा युद्ध के बीच पुतिन का मिडिल ईस्ट दौरा। सऊदी प्रिंस से हैंडशेक, बाइडेन का ब्लड प्रेशर बढ़ा। बाइडेन को क्यों लगा पुतिन से डर? क्या अमेरिका रूस में युद्ध होगा भयंकर? दो सुपर पावर्स की दुश्मनी, यूक्रेन टू गाजा, विश्व युद्ध की सनसनी। सबसे पहले आपको बाइडेन का डर दिखाते हैं। बाइडेन का डर यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ है। उन्हें लगता है कि अगर यूक्रेन को अमेरिका ने सैन्य मदद बंद कर दी तो पुतिन न सिर्फ ये युद्ध जीत लेंगे, बल्कि इसके बाद उनके हौसले बुलंद होंगे और फिर वो नेटो देशों पर हमला करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच इन दिनों सबसे विध्वंसक युद्ध लड़ा जा रहा है। सोलेडार से लेकर खेरसोन तक दोनों तरफ से जमीनी हमले भीषण हो रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स पर रूसी आर्टिलरी से विनाश के गोले बरस रहे हैं। तुला एयरबॉर्न फोर्स की यूनिट यूक्रेन को पश्चिम से मिले हथियार पर हमले कर रही है। 24 घंटे में यूक्रेन के कई हथियार तबाह करने का दावा किया है। रूस ने बीती रात यूक्रेन के कई शहरों पर ड्रोन अटैक किए। कीव का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के 48 ड्रोन अटैक में से 41 को नाकाम किया। जंग के मोर्चे पर यूक्रेनी फोर्स रेड आर्मी को अवदीवका में प्रलयंकारी जवाब भी दे रही है। कहा जा रहा है कि अवदीवका फ्रंट रूसी टैंकों की कब्रगाह बनता जा रहा है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि अवदीवका की जंग में रूस को कोई बढ़त नहीं लेने दी जा रही है। उल्टे पुतिन की सेना को यहां भारी नुकसान हुआ है। लेकिन रूस इन यूक्रेनी दावों से बेपरवाह कुछ खतरनाक सोच रहा है। ब्लैक सी फ्लीट की ये वॉर एक्सरसाइज इसका संकेत है, जिसके बाद सवाल है कि ये विध्वंसक तैयारी किस लिए है और क्या इसका जवाब 9000 किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस में बैठे बाइडेन ने दुनिया को दिया। बाइडेन को लगता है कि अगर रूस यूक्रेन से जंग जीत गया तो पुतिन फिर रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद उनके टारगेट पर नेटो देश होंगे। रूस नेटो देशों पर हमले करेगा, तब अमेरिका को युद्ध में सीधे उतरना पड़ेगा। रूस अमेरिका की जंग से विनाश होगा। इसलिए पुतिन को अभी यूक्रेन से जंग जीतने के लिए रोकना होगा। बाइडेन का यह डर उस समय जाहिर हुआ है जब अमेरिकी सीनेट में यूक्रेन पैकेज बिल गिर चुका है। $60 बिलियन की मदद वाला बिल पास नहीं हुआ। सीनेट में बिल के समर्थन में सिर्फ 49 वोट पड़े। ये झटका उस समय लगा है जब दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट ये मानकर चल रहे हैं कि रूस यूक्रेन से जंग में अब भारी पड़ रहा है। खुद पुतिन 14 दिसंबर को क्रेमलिन से कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इस ऐलान पर दुनिया की निगाहें हैं और बाइडेन ने इससे पहले जो आशंका जाहिर की है उससे समूचे विश्व पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। बाइडेन ने यह चेतावनी विपक्षी रिपब्लिकन्स को दी है, तो जैसा ही दावा पोलैंड के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो चीफ जेसेक सिवियरा ने किया है। जर्मन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के हवाले से खबर है कि उन्होंने नेटो के पूर्वी छोर को रूस से बड़ा खतरा बताया और यह भी कहा कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट बाल्टिक देश होंगे 3 साल के अंदर। 3 साल और रूसी हमलों से बचने के लिए पूर्वी छोर पर तैयारी बड़ी रखनी होगी। हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं बाल्टिक देश कौन कौन से हैं। उससे भी ज्यादा पुतिन का प्लान क्या है, इस मैप को अगर ध्यान से देखें तो आपको जो चीज समझ में नहीं आएगी वो ये है कि आखिर यूक्रेन कहां है। तो देखिए, यूक्रेन बेलारूस से थोड़ा नीचे की तरफ। अब ये है बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, जो कि नेटो कंट्रीज भी। अब यहां पर सवाल क्या खड़ा होता, ये देखिए अब आप, रशियन टेरिटरीज है कैलिनग्राद, जो हमेशा से कई सालों से एक बहुत बड़ा खतरा बन के रहा है। बेलारूस ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, रशिया वहां तक एक्सटेंड करता है।
अगर यूक्रेन में बफर जोन तैयार हो गया तो इसके ऊपर, इन तीनों के ऊपर खतरा है, यह दावा किया जा रहा है। यहां पर गौर करने वाली बात है कि एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ने यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद की, और जब सब हाथ खींच रहे तो यही वो मुल्क है जो लगातार उसकी मदद करते भी जा रहे हैं। तो क्या पुतिन नेटो कंट्रीज पे अटैक करने की सोच सकते हैं, या अपने प्रॉक्सी बेलारूस से अपने प्रॉक्सी से अटैक करवा सकते हैं? सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर बेलारूस का इस्तेमाल किया तो फिर अटैक रशिया पर नहीं होगा और कैलिनिंग्राड का एक और फ्रंट यहां से खुल सकता है। सोचने वाली बात है। बाइडेन की माने तो यह नौबत तब नहीं आएगी जब यूक्रेन को मदद जारी रहेगी। एक एक्चुअली बाइडेन फियर साइकोसिस पे खेल रहे हैं। और यूक्रेन की हथियारों की नई डिमांड क्या है, यह भी सुनिए। यूक्रेन अब क्या है, उनकी एक नई लिस्ट सामने आ गई जो उनको हथियार चाहिए। F-16 फाइटर जेट, जिसके लिए नेटो चीफ ने कहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये आ जाएं। F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट जो इनको मिलने असंभव है। AH-64 अपाचे जो कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे। UH-60 ब्लैक हॉक ये भी नहीं मिलने हैं, ये ऐसी खबर है। फिर सुपर हरकुलिस ट्रांसपोर्ट जेट, इन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल क्यों नहीं मांग लिया? C-17A ग्लोब मास्टर, सोचिए, थर्ड डिफेंस सिस्टम, इसको लेकर चर्चा चल रही है। M1 एब्राम टैंक, जिसको लेकर इनको बोल दिया गया कि अब रुक जाइए। ATACMS टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, रेंज बड़ी हो, यह भी शायद देने पर चर्चा चल रही है। MQ-9 स्काई गार्डियन, इसको लेकर अभी भी चिंता है। रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि यूक्रेन की लिस्ट है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन ने अपनी विश लिस्ट तो ऐसे की है जैसे क्रिसमस में कोई सांता क्लॉज आने वाला है और घंटी बजा के उनको ये सारे हथियार दे देगा। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका की जो सेनेट है वो सांता क्लॉज नहीं है। जेलेंस्की बगैर अमेरिका मदद के जंग नहीं जीत सकते, और पुतिन के पास ना हथियारों की कमी है, ना उनके दोस्त अमेरिका की तरह हाथ छोड़ देने वालों में से एक है। बल्कि पुतिन तो अब अमेरिका के मित्र राष्ट्रों को भी अपने पाले में करने की कोशिश में है। गाजा युद्ध के बीच उनका मिडिल ईस्ट दौरा बहुत कुछ कहता है, खासकर जिस तरह से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने उनका ग्रैंड वेलकम किया है, उससे वॉशिंगटन की टेंशन हाई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का मिडिल ईस्ट दौरा अमेरिका और यूरोप में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले यूएई और फिर सऊदी अरब पहुंचे पुतिन का दोनों ही जगह गर्मजोशी से स्वागत देखकर अमेरिका बेचैन है। ये बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि सऊदी रूस से ज्यादा अमेरिका के करीब है, लेकिन सऊदी प्रिंस और पुतिन के हैंडशेक का ये वीडियो बाइडेन की परेशानी की बड़ी वजह बन सकता है। खासकर तब जब गाजा युद्ध के दौरान एक महीना पहले ही ब्लिंकन सऊदी की यात्रा पर थे और इजरायली हमलों से नाराज मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें मिलने के लिए घंटों इंतजार कराया था। ऐसे में सोच कर देखिए कि इस कूटनीतिक मोर्चे पर पुतिन कैसे अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कुछ हद तक सफल होते भी दिख रहे हैं, क्योंकि सलमान से मिलने के बाद पुतिन ने कहा कि रूस सऊदी के बीच संबंध ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। ये मुलाकात अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जंग में तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका रूस को छका नहीं पा रहा है। और गाजा युद्ध में भी पुतिन का फिलिस्तीन के लिए कड़ा स्टैंड अमेरिका को सीधी चुनौती की तरह है। सुनिए, कल जब यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से पुतिन ने मुलाकात की तो उसके बाद इजरायली हमले पर कैसे सवाल खड़े किए। दिलचस्प ये है कि पुतिन को यूक्रेन में युद्ध अपराधों के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से पुतिन ने विदेशी दौरे सीमित कर दिए हैं। अक्टूबर में वो चीन के दौरे पर थे और अब यूएई और सऊदी अरब पहुंचे हैं। पुतिन ने ये दो देश इसलिए भी चुने क्योंकि आईसीसी की स्थापना संधि पर दोनों मुल्कों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इन पर पुतिन को हिरासत में लेने की बाध्यता नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये कि इन दो बड़े देशों की यात्रा करके पुतिन सीधे तौर पर अमेरिका को मिडिल ईस्ट से आउट कर देने के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं, और यहां से भी वो वर्ल्ड ऑर्डर बदल देने की कोशिश में हैं। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, एक और मुलाकात जिसे देखकर अमेरिका का तनाव जरूर बड़ा होगा। पुतिन रईसी की जो मुलाकात हुई है, आज ईरान के राष्ट्रपति रईसी पुतिन से मुलाकात करने के लिए मॉस्को पहुंचे थे। पुतिन मिडिल ईस्ट का दौरा खत्म करके मॉस्को लौटे और करीब 1 घंटे तक रईसी से बातचीत की। मैं चाहूंगा कि इसके बाद एक 2 विंडो भी जरूर हो पाए तो दिखाइए, सऊदी अरब से मुलाकात और रईसी से मुलाकात।
इस मुलाकात का एजेंडा पहले ही दोनों देशों की तरफ से बताया जा चुका था बातचीत में कि केंद्र में गाजा है और दोनों देश मानते हैं कि गाजा में आम फिलिस्तीनियों पर इजराइल का हमला ठीक नहीं है। ये देखिए तस्वीरें, दोनों देश मानते हैं कि इजराइल की सेना वहां नरसंहार कर रही है। अब ये दो तस्वीरों की इंपॉर्टेंस आप समझिए। ईरान और सऊदी अरब दोनों एक दूसरे के सख्त खिलाफ, दोनों के बीच में मीडिएशन भी कर सकते हैं पुतिन। दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बाइडेन कहां हैं? वो सोच रहे हैं कि चुनाव में उनकी क्या तैयारी होगी। उनकी सेनेट उनकी मदद नहीं कर पा रही और यहां पर पुतिन दुनिया के दो अलग अलग नाराज एक दूसरे से मुल्कों को, बल्कि उनको बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओआईसी की एक कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद से इनकी नजदीकियां बढ़ने की खबरें हैं, लेकिन इसमें पुतिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। चीन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन में एक के बाद एक कई अधिकारी और मंत्री गायब हो रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री किंग गैंग, पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू के साथ कई हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स लापता हो चुके हैं। अब पॉलिटिको में यह दावा किया गया है चीन ने विदेश मंत्री रहे किंग गैंग को यातना देकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि ली शांगफू का महीनों से कुछ पता नहीं चल पाया। दावा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जिससे भी थोड़ा खतरा महसूस होता है या शक होता है, वो अचानक पहले रहस्यमय तरीके से गायब होता है और फिर एक दिन उसकी मौत की खबर आती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी अपने दुश्मनों को इसी तरह ठिकाने लगाने के आरोप लगते रहे। सोवियत संघ के सुप्रीम नेता स्टालिन के बारे में कहा जाता है कि वो भी विरोधियों का इसी तरह काम तमाम करते रहे। तो क्या शी जिनपिंग रूसी राष्ट्रपति पुतिन की राह पर चल पड़े? अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए स्टालिन का प्लान फॉलो कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चीन के पूर्व विदेश मंत्री किंग गैंग कहां हैं? क्या किंग गैंग को शी जिनपिंग ने मौत के घाट उतरवा दिया? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा पश्चिमी मीडिया में किया जा रहा है। पॉलिटिको में ये विस्फोटक खबर छपी है, जिसके मुताबिक लापता चल रहे किंग गैंग का काम तमाम हो चुका है। पॉलिटिको में ये दावा है कि किंग गैंग ने या तो खुदकुशी कर ली या फिर उन्हें यातना देकर मारा गया। खबर है कि जुलाई के आखिर में किंग गैंग को बीजिंग के मिलिट्री अस्पताल में टॉर्चर किया गया। जुलाई में ही किंग गैंग को विदेश मंत्री के पद से हटाया गया था। आरोप है कि चीन में रहकर वो पश्चिमी देशों के लिए जासूसी कर रहे थे और परमाणु कार्यक्रमों की जानकारी लीक कर रहे थे। चीन फिलहाल अपने परमाणु कार्यक्रम के विस्तार में तेजी से जुटा है। पॉलिटिको के आर्टिकल में कहा गया है कि किंग गैंग के बारे में चीन को यह खुफिया जानकारी रूस ने दी थी, जिसके बाद धीरे से उन्हें किनारे लगा दिया गया। 2021 में किंग गैंग वॉशिंगटन में चीन के राजदूत भी रहे थे। उसके बाद उन्हें प्रमोशन देकर शी जिनपिंग ने ही विदेश मंत्री बनाया था और अब रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत का दावा किया जा रहा है। इसी तरह शी के एक और करीबी पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू गायब हैं। किंग गैंग के बाद शांगफू के साथ भी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा है कि शी जिनपिंग इनको भी ठिकाने लगवा चुके हैं। चीन में सिर्फ ये दो नाम नहीं है जिनके बारे में इतनी चर्चा है। दावा है कि ऐसे कई आला अधिकारी और नेता जो या तो गिरफ्तार किए जा रहे हैं या फिर वो सुसाइड कर रहे हैं या नहीं तो रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो रही है। आपको याद होगा हाल ही में चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग की अचानक मौत हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी की जो लैडर है उसमें वो नंबर 2 पर थे। अक्टूबर में शंघाई के एक स्विमिंग पूल में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। चीन में ली केकियांग की मौत को वैसे ही देखा जा रहा है जैसे पुतिन का अपमान करने वालों के साथ होता है। आइए आपको उन लोगों के बारे में बताते हैं जो पुतिन और स्टालिन के गुस्से का शिकार हुए। 2015 में विपक्षी नेता और पुतिन के आलोचक बोरिस नेमत्सोव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2020 में नेवलेनी को जहर देकर मारने की कोशिश हुई। 2006 में पूर्व केजीबी अधिकारी अलेक्जेंडर लित्विनको को यूके में जहर देकर मार दिया गया। इसी तरह स्टालिन ने पार्टी के केंद्रीय कमेटी के 139 में से 93 नेताओं को मरवा दिया। इसके अलावा सेना के 103 अधिकारियों में
81 की हत्या कर दी गई थी। स्टालिन का यह टेरर 1934 से 1939 तक चला था। टेरर की बात हो रही है तो आपको याद होगा प्रिगोजिन का क्या हुआ था। याद है आपको प्रिगोजिन का क्या हुआ? वैसे चीन में बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक मोर्चे पर भी वो लड़खड़ा रहा है। इसके अलावा ताइवान पर भी शी जिनपिंग सिर्फ धमकी दे रहा है। इस वजह से वो अपने घर में कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे में हर वक्त उनको अपनी कुर्सी जाने का खतरा सता रहा है। दिल्ली में वसुंधरा सीएम पर बागी तेवर। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल को लेकर सस्पेंस हो गहरा होता हो चला है। आज राजस्थान को लेकर जयपुर और दिल्ली में जबरदस्त सियासी हलचल रही। पहली बड़ी खबर, थोड़ी देर पहले सीएम पद की दावेदार वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वसुंधरा राजे सांसद बेटे दुष्यंत सिंह के साथ नड्डा जी से मिलने पहुंचे। दूसरी खबर, मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार गजेंद्र सिंह शेखावत और महंत बालकनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात संसद भवन में हुई। बालकनाथ ने आज ही संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। वसुंधरा राजे कल रात जयपुर से दिल्ली पहुंची। उनके दिल्ली पहुंचने के बाद राजस्थान की सियासत को लेकर चौंकाने वाली खबर आई है। बीजेपी नेता और विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर बड़ा आरोप लगाया। हेमराज मीणा का आरोप है कि बीजेपी के 5 विधायकों को जबरदस्ती जयपुर के एक होटल में रोक कर रखा गया। हेमराज मीणा ने कहा कि उनके विधायक बेटे ललित मीणा को सांसद दुष्यंत सिंह जयपुर लेकर आए थे। आरोप है कि विधायकों को पार्टी ऑफिस जाने से रोका गया। सवाल यह है कि क्या वसुंधरा राजे कैंप ने बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी की योजना बनाई थी? सवाल यह भी कि क्या इसका मकसद केंद्रीय नेतृत्व पर प्रेशर बनाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना था? ये सवाल पूर्व विधायक हेमराज मीणा के दावे के बाद पूछे जा रहे हैं। क्या है आरोप और दावे, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी नतीजे आने के एक दिन बाद यानी 4 दिसंबर को वसुंधरा राजे ने 30 विधायकों से मुलाकात की। इसके अगले दिन 10 और विधायक उनसे मिलने पहुंचे। इन 40 विधायकों में झालावाड़ और 12 के वो 5 विधायक भी शामिल थे जिन्हें लेकर बीजेपी नेता हेमराज मीणा झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल हेमराज मीणा के विधायक बेटे ललित मीणा वसुंधरा राजे से मिलने जयपुर आए थे। दावा है कि दुष्यंत सिंह उन्हें जयपुर के एक होटल में ले गए जहां से उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो मैं जाके लेने गया, उसको जाके ले आया और कुछ लोगों ने व्यवधान किया। 10-5 लोग वहाँ खड़े थे कि वो हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। रोक रखा था उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था। कमललाल मीणा क्या करे थे? कंवरलाल ही करे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी बात करो फिर ले जाओ इनको। हेमराज मीणा के आरोपों का एक मतलब ये निकाला जा रहा है कि जयपुर में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का प्लान बनाया गया था, लेकिन विधायक ललित मीणा ने अपने पिता हेमराज मीणा को होटल में रोके जाने की जानकारी दी। हेमराज मीणा ने ये बात राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को बताई, जिसके बाद हेमराज मीणा पार्टी के कुछ नेताओं को लेकर रिजॉर्ट पहुंचे, जिसके बाद 5 विधायकों को होटल से बाहर निकाला गया। हमारे सांसद महोदय, पूरा मामला क्या है, TV9 भारतवर्ष संवाददाता रजनीश रंजन ने इसे लेकर विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा से बात की। ऐसी कोई बात नहीं थी जी तो उसको जयपुर उनके वसुंधरा जी से मिलने के लिए जयपुर गया था वो। जी और दुष्यंत सिंह जी लेके गए थे उसको। दुष्यंत सिंह जी लेके गए थे। अब मिलने के बाद में वो क्या हुआ कि वहाँ एक होटल में ठहर गए। जी तो उसको क्या पार्टी कार्यालय मिलने के लिए जाना चाह रहा था, तो पार्टी कार्यालय मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए। ये लगता है कि वसुंधरा जी की तरफ से किसी तरह का दबाव था विधायकों के ऊपर कि एक जगह पे वो रुके हैं ताकि दबाव बनाया जा सके। हाँ, वो यही था कि भाई वो मिलने न जाए। तो हमको तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन वो कुछ लोग लगा रहे थे जिन्होंने कहा कि भाई कि वो मना किया हुआ है कि वो मिलने भगवान कार्यालय में जाना नहीं है। जयपुर के होटल में रुके 5 विधायकों को रात में ही बहरोड़ भेजने की प्लानिंग थी, लेकिन किशनगंज के विधायक ललित मीणा को यह मंजूर नहीं था, जिसके बाद उन्होंने सारी बात अपने पिता हेमराज मीणा को बताई तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का पूरा खेल खुल गया। हटा लो भैया, हटा लो। वक्त बदल चुका है और ऐसे वक्त में यह देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का जो केंद्रीय संगठन है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। इनकी कितनी चलती है यह देखने वाली बात होगी।
वसुंधरा खेमे के रिजॉर्ट प्लान पर सूत्रों के हवाले से TV9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। विधायकों को 4 रिजॉर्ट में रखने की योजना थी। विधायकों को जयपुर के अलावा कोटपुतली, बहरोड और झालावाड़ रिजॉर्ट में रखने की प्लानिंग थी। झालावाड़ और बारना के 5 विधायकों को जयपुर के रिजॉर्ट में ठहराया गया था। विधायकों को बीजेपी ऑफिस जाने से रोका गया। विधायकों से कहा गया वसुंधरा राजे सीधे बात करेंगे। सोचिए जरा। विधायक ललित मीणा 4 दिसंबर को वसुंधरा राजे से मिलने गए। उसी दिन बीजेपी के करीब 30 विधायकों ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी। इसका वीडियो TV9 भारतवर्ष के पास है। आरोप यही है कि इस मुलाकात के बाद ललित मीणा सहित दूसरे विधायकों को रिजॉर्ट में रुकवाया गया। उस दिन वसुंधरा राजे से मुलाकात के बाद ललित मीणा ने मीडिया से बात की थी और कहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा। हमारे सांसद महोदय और हमारे मुख्यमंत्री जी से जो धन्यवाद दिया। 12 और झालावाड़ के हमारे MLA सब लोग थे, उनसे मिलके नमस्ते करके आए। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री जी संगठन तय करेगा ये सारी चीज। पिछले कई सालों से देखा गया है कि बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व जो डिसाइड करता है वही फाइनल डिसीजन होता है और एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और पार्टी में डिसिप्लिन का एक अलग लेवल सेट किया गया है। ऐसे में इनकी थिएट्रिक्स जो है वो कितनी चलती है ये भी सोचने वाली बात है। रिजॉर्ट प्लान के खुलासे के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद वसुंधरा राजे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा करने की ताकत वसुंधरा राजे को कहां से मिलती है। दरअसल वसुंधरा राजे ने इन चुनावों में अपने 35 लोगों को टिकट दिलवाए थे। खुद की सीट को छोड़कर वसुंधरा राजे ने 45 विधायकों के लिए प्रचार किया। ऐसी खबर है कि वसुंधरा को 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल रहा है। इस सब के बीच में वसुंधरा राजे से 40 विधायक मुलाकात भी कर चुके हैं। वसुंधरा खेमे से खबर आ रही है कि निर्दलीयों को मिलाकर उनके समर्थन में करीब 50 विधायक हैं। अब समझा जा सकता है कि वसुंधरा राजे आखिर इस तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों कर रही है। वैसे वसुंधरा राजे की ताकत उनका जातिगत समीकरण भी। वसुंधरा राजे राजपूत परिवार से आती है। राजस्थान में राजपूत करीब 9% है। जाट परिवार में उनकी शादी हुई जिनकी आबादी करीब 12% है। इसी के साथ वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत की शादी गुर्जर परिवार के अंदर हुई है जिनकी राजस्थान में आबादी करीब 9% है। इन तीनों समुदायों की आबादी करीब 30% है। इन तीनों जातियों का राजस्थान की करीब 150 सीटों पर दबदबा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। जेपी नड्डा वसुंधरा राजे की बैठक खत्म। इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 1.25 घंटे ये बैठक चली है। बैठक में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह भी मौजूद। यह इस वक्त की बड़ी खबर। जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे की करीब 1.25 घंटे बैठक चली। ये बैठक इसलिए मायने है क्योंकि कई सारी चीजें चल रही हैं और इस सब के बीच में ये देखिए इनके चेहरों पर बॉडी लैंग्वेज देखिए जरा। ये बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब के बीच में रिजॉर्ट प्लान के खुलासे और बीजेपी विधायकों के पिता के आरोपों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे बैकफुट पर हैं। इसीलिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात से पहले ही वसुंधरा ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें वसुंधरा राजे ने लिखा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड विजय इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। इस पोस्ट के साथ वसुंधरा राजे ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत का एक वीडियो भी शेयर किया। यह तस्वीर बीजेपी संसदीय दल बैठक की है। जैसे ही पीएम मोदी बैठक के लिए पहुंचे, बीजेपी नेताओं ने ताली बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया। नेताओं ने मोदी जी का स्वागत है के नारे भी लगाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माला पहनाकर पीएम मोदी का सम्मान किया। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, आप मुझे मोदी जी नहीं सिर्फ मोदी कहकर बुलाएं क्योंकि जनता मुझे मोदी के नाम से जानती है। प्रधानमंत्री ने कहा, बीजेपी के नेता मोदी जी की गारंटी की जगह मोदी की गारंटी कहें। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या क्या कहा, बैठक के बाद सांसदों को क्या बताया, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इस सब के बीच में आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि अभी देश में क्या कुछ चल रहा है। आइए देखते हैं टॉप 9 खबरें। हैदराबाद के
एलबी स्टेडियम में रेवंत रेड्डी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। भट्टी विक्रमार्क बने डिप्टी सीएम। रेवंत रेड्डी ने सीएम पद की शपथ देते ही गारंटी फाइल पर किया हस्ताक्षर। शपथ ग्रहण समारोह के लिए एलबी स्टेडियम में सोनिया गांधी के साथ पहुंचे रेवंत रेड्डी। दोनों ने हाथ जोड़कर तेलंगाना की जनता का जताया आभार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाढ़ प्रभावित तमिलनाडु का किया हवाई सर्वे। चेन्नई में मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ की बैठक। सेंट्रल फंड के से मदद के लिए 493 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर मोदी से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। नोएडा में जीएसटी स्कैम, 4 और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को 250 शेल कंपनियों का पता चला। 8 खातों में जमा 3 करोड़ से अधिक रुपए फ्रीज। चंडीगढ़ के मनी माजरा में हुआ हादसा। अचानक निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरा। हादसे में एक महिला और 2 बच्चे घायल। हरियाणा के कैथल में प्रिंसिपल पर 16 लड़कियों ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप। महिला आयोग में दी गई लिखित शिकायत। जांच के लिए एसआईटी गठित। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी। एक की मौत, कई की हालत गंभीर। बस में 40 लोग सवार थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुई मौसम की पहली बर्फबारी। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सैलानियों की तादाद भी बढ़ी।